हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की पेपर फर्स्ट की सेकंड यूनिट जो हमारी मेटाबॉलिज्म पे चल रही थी, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन्स की जो यूनिट थी उसमें से हमारा टॉपिक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट चल रहा था, जिसमें हमने इसका कार्बोहाइड्रेट उपापचय यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के फर्स्ट फेज ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, सेकंड फेज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ लिया एंड दिस इज द थर्ड स्टेप दैट इज नोन एज क्रैब साइकिल। तो हम आज क्रैब साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ क्रैब साइकिल को फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, इसकी साइट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये देखने के बाद हम इसकी रिएक्शंस पर जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ द क्रैब साइकिल। The cycle has been named after German biochemist Sir Hans Krebs, who discovered it in 1937. इस साइकिल को सर हैंस क्रेब ने खोजा था 1937 में एंड ही वॉन द नोबेल प्राइज इन 1953। इनको इस काम की वजह से, इस वर्क की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज गेन हुआ इन 1953 फॉर दिस वर्क। Now, the another name of Krebs cycle is TCA cycle. इसको TCA cycle भी कहते हैं, means tricarboxylic acid cycle, and it is also known as citric acid cycle. इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंपाउंड हैज 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन वन कंपाउंड, सो इट इज नोन एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। वो जो कंपाउंड है वो सिट्रिक एसिड है, जो फर्स्टली फॉर्म होता है इस साइकिल के दौरान। जो पहला कंपाउंड फॉर्म होता है उसका नाम है सिट्रिक एसिड, और वो सिट्रिक एसिड 3 कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसमें होते हैं। इस वजह से इस साइकिल का नाम भी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पड़ा, या हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। नाउ साइट ऑफ द अकरेंस, ये जो रिएक्शंस हैं क्रैब साइकिल की, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसकी सारी रिएक्शंस होती हैं। नाउ इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, इससे हमें 2GTP या हम 2GTP हमें एनिमल्स में मिलेंगे, बट इन प्लांट्स क्रैब साइकिल से हम 2ATP गेन करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज दैट इस क्रैब साइकिल के दौरान NADPH एंड FADH बनता है। NADH एंड FADH हमें इससे मिलते हैं, NADH1 NADH+ लिखेंगे। ये दोनों फर्दर हमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP को देंगे विद द हेल्प ऑफ ETS, यानी इन NAD FAD से हमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP मिलेगा। इस स्टेज पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन होगा, इस क्रैब साइकिल के बाद वाला जो फेज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो रन होने पे ये दोनों जो मॉलिक्यूल है इनसे हमें ATP मिलेगा। थर्ड वन इज सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी क्रैब साइकिल के दौरान कुछ इंटरमीडिएट्स ऐसे बनते हैं जो कि कुछ बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन भी करते हैं, लाइक मैलेट से ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है,
अल्फा कीटोग्लूटरेट से ग्लूटामेट बनता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से एस्पार्टेट बनता है। ये चीज़ मैं जब क्रैब्स साइकिल की रिएक्शन बताऊंगी तब दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। सो सम इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल is formed by intermediates of this cycle। इस साइकिल के दौरान जो भी मध्यवर्ती कंपाउंड्स बनते हैं उससे हमें कुछ इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स भी प्राप्त हो सकते हैं, यानी दे कैन प्रोड्यूस सम इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अब क्रैब्स साइकिल की रिएक्शन। तो हम बात करते हैं क्रैब्स साइकिल के रिएक्शंस की। फर्स्टली इसमें एसिटाइल कोएंजाइम इस साइकिल में एंटर करता है। तो हम बात करते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे कहाँ से आया। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सेकंड फेज था, उस दौरान पायरुवेट मॉलिक्यूल से वन एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था। यही वो एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल है। नाउ इट एंटर्स इनटू द साइकिल। एंटर करने के बाद ये ऑक्सिलो एसिटेट से OAA मीन्स ऑक्सिलो एसिटेट या ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इससे रिएक्शन करता है। दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसकी रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वो है सिट्रेट का फॉर्मेशन। इन दोनों की रिएक्शन से सिट्रेट बनता है, और जो ये वाला हिस्सा है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, ये रिमूव हो जाता है और ये वापस रीयूज कर लिया जाएगा। नाउ ये जो सिट्रेट है ये 6 कार्बन एटम का कंपाउंड है, इसलिए क्योंकि ऑक्सिलो एसिटेट 4 कार्बन एटम का कंपाउंड होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन एटम का कंपाउंड है, और इस वजह से जो सिट्रेट बना है ये 6 कार्बन एटम का कंपाउंड होगा। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। इट इज द फर्स्ट रेगुलेटरी स्टेप ऑफ द क्रैब्स साइकिल। First regulatory step in this cycle. Now the second step. The second step is सेकेंड स्टेप के अंदर सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में बदल जाता है। आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन एटम का कंपाउंड है। ये जो स्टेप है सेकेंड स्टेप, इसको कैटलाइज करने के लिए एकोनाइटेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। सिट्रेट पहले सिस एकोनाइटेज में चेंज होता है और सिस एकोनाइटेज से फिर आइसोसिट्रेट बनता है। आइसोसिट्रेट 6 कार्बन एटम का कंपाउंड है। नाउ द थर्ड step. The third step is very important because it is second regulatory step. First regulatory step ये हो गया और second regulatory step यहाँ होगा इस क्रैब्स साइकिल का। The second regulatory step, यहाँ हम देखेंगे कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलता है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का निकलना मतलब डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इस स्टेप में हम देखेंगे। एंड द एंजाइम रिक्वायर्ड इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर ज़रूरत होगी, और यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल के निकलने के साथ में NAD का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर NADHH+ का फॉर्मेशन करता है। और जो
कंपाउंड जो यहाँ पे बनेगा उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। दिस इज 5 कार्बन एटम कंपाउंड। फर्दर ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट यहाँ पे जो आगे स्टेप है इसमें भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मीन्स एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिर निकल जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट से। ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट 5 कार्बन एटम का है। जब यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जो कि 4 कार्बन एटम का कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसके साथ में यहाँ पर NADH का रिडक्शन होता है और हमें NADH प्लस गेन होगा। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये जो रिएक्शन है ये भी रेगुलेटरी स्टेप है। इट इज़ द थर्ड रेगुलेटरी स्टेप इन दिस क्रैब्स साइकिल। थर्ड रेगुलेटरी स्टेप, फर्स्ट हमने यहाँ पढ़ा, सेकंड हमने यहाँ पढ़ा एंड थर्ड हमने यहाँ पढ़ा। इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की तरह ही 100 से ज़्यादा एंजाइम्स का बना हुआ होता है। इस स्टेप के अंदर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, जो कि यहाँ पे हमें दिख रही है ये रिमूव होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड। एंड यहाँ पर NAD का रिडक्शन भी हो रहा है, यानी NAD से हमें NADH2 मिल रहा है। फर्स्ट हमें NAD से NADH2 इस स्टेप में मिला, यानी थर्ड स्टेप में, एंड दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ क्रैब साइकिल। इस फोर्थ स्टेप के अंदर भी हमें NAD से NADH2 का गेन हुआ। नाउ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पर एक कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल भी कंज्यूम होता है। इसी वजह से जो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से आगे जो 5th स्टेप होगा उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लगेगा, प्लस जो एंजाइम यहाँ यूज़ हो रहा है उसका नाम है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सॉरी, सक्सिनाइल सिंथेटेज। Here the enzyme is required is सक्सिनाइल सिंथेटेज। यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ हमें एक GDP से हमें एक GTP का मॉलिक्यूल मिलेगा। एनिमल्स में तो हमें GDP से एक GTP का मॉलिक्यूल मिलता है, बट इन प्लांट्स यहाँ पर हमें इस स्टेप में हमें ADP से एक ATP का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। नाउ सक्सिनेट से हमें फ्यूमरेट मिलता है अगले स्टेप में। यहाँ जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। चूँकि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब यहाँ FADH2 बनेगा FAD से, यानी FAD का रिडक्शन हो जाएगा और हमें मिल जाएगा FADH2। फ्यूमरेट का फॉर्मेशन हो गया है। ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है
ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है एंड इट इज़ अ मार्कर एंजाइम ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है, हम इसके क्रैब साइकिल के बाद में जो फेज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके अंदर हम 4 कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं। तो ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है ये उस कॉम्प्लेक्स 4 का पार्ट है एंड इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। अब जो फ्यूमरेट है ये अगले स्टेप में, दिस इज द 6th स्टेप एंड अगले स्टेप में ये फ्यूमरेट मैलेट में चेंज होता है। जो एंजाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वो है फ्यूमरेज। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब ये जो मैलेट है, मैलेट फिर ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, चूँकि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फिर हमें एक NADHH+ प्राप्त होगा बाय NAD। इस प्रकार हम देख रहे हैं इस पूरे साइकिल के अंदर कि हमें 3 जगह NADH+ के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। फर्स्ट तो हमें यहाँ मिल रहे हैं, इस 3rd स्टेप में हम यहाँ पर देख रहे हैं डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है। सेकंड हम इस स्टेप में देख रहे हैं कि हमें NAD से NADH मिल रहा है सेकंड, एंड थर्ड हम यहाँ देख रहे हैं 7th स्टेप में, सॉरी इस 8th स्टेप में एक NAD से NADH+ हमें मिल रहा है। यानी जो हमें गेन हुए हैं एक एसिटाइल कोएंजाइम A से NAD वो है 3 NADH+। सेकेंड जो हमें गेन हुआ है वो है FAD। हमें यहाँ FAD, यहाँ हमें 6th स्टेप में FADH2 FAD से मिला है। दिस इज़ 1 मॉलिक्यूल एंड हमें इस 5th स्टेप में GTP भी मिला है। इट इज़ अ हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल, बट हमें इस जगह पे जब ये अगर प्लांट की बात करें तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट ATP मिलेगा। एनिमल्स के अंदर GDP से जहाँ पे GTP बन जाता है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। बाद में ज़रूर ये GTP ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है, यानी इस तरीके से रिएक्शन होती है। ADP, ये जो P है ये इस ADP को ट्रांसफ़र हो जाएगा और हमें ATP मिल जाएगा और ये GDP वापस GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये P इसको ट्रांसफ़र करके इसको ATP में चेंज कर देगा इन एनिमल्स, बट पहले GTP बनेगा, बट इन प्लांट्स ये डायरेक्ट ATP यहाँ पर बना लेता है। फोर्थ चीज़ यहाँ पर CO2 के 2 CO2 मॉलिक्यूल जो हैं वो रिमूव होते हैं। इसको हम अलग से करेंगे। ये तीनों तो गेन हो गए वाले हैं और ये माइनस, क्योंकि ये CO2 के मॉलिक्यूल जो है ये रिमूव हुए हैं। हमें गेन जो हुआ है 3 NADH मिले हैं, एक FADH2 मिला है और एक GTP का मॉलिक्यूल हमें मिला है फ्रॉम 1 एसिटाइल कोएंजाइम A कंपाउंड। नाउ हम इसको एक बार फर्दर वापस ग्रो थ्रू करते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम A जब साइकिल में एंटर करता है क्रैब साइकिल के अंदर, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट से रिएक्शन करेगा। इस रिएक्शन के अंदर सिट्रेट सिंथेज एंजाइम काम आता है और यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A का जो ये कोएंजाइम A वाला पार्ट है ये रिमूव हो जाता है, ये कोएंजाइम A, और ये वापस फर्दर रीयूज हो जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो सेकंड फेज है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, उसमें। यहाँ ये फर्स्ट रेगुलेटरी स्टेप है। इससे जो सिट्रेट बना है ये 6 कार्बन एटम का होता है। इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। इस वजह से स्क्रैप साइकिल का नाम पड़ा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल।
इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट जो कंपाउंड इसमें फॉर्म हुआ है वो है सिट्रेट। नाउ ये सिट्रेट जो है ये सेकंड स्टेप के अंदर आइसोसिट्रेट में बदल जाता है। ये आइसोसिट्रेट में बदलने के लिए एकोनाइटेज एंजाइम काम आएगा। यहाँ पर ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। यहाँ पर सिट्रेट से पहले सिस एकोनाइटेज बनता है और सिस एकोनाइटेज से वापस आइसोसिट्रेट बनता है। हमने यहाँ पर इसको एक ही स्टेप में लिख दिया है। आइसोसिट्रेट आगे यहाँ जस्ट आगे जब रिएक्शन होती है तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होगी और साथ में हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ जो एंजाइम चाहिएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रही है, यानी हाइड्रोजन निकल के NAD को मिल रहा है और NAD फिर रिड्यूस होकर NADH+ का निर्माण कर रहा है। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी निकल रहा है। दिस इज द सेकंड रेगुलेटरी स्टेप, जिसकी वजह से जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा इसकी वजह से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनेगा जो कि 5 कार्बन एटम का है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रैब साइकिल के अंदर ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर 5 कार्बन एटम होते हैं। अल्फा कीटोग्लूटरेट आगे जो रिएक्शन होती है उसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम A में बदल जाता है। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है। यह भी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की तरह एक इतना बड़ा असेंबली है, कम से कम 100 या 100 से अधिक एंजाइम्स का बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स होता है। दिस इज द थर्ड रेगुलेटरी स्टेप। यहाँ पर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, बट यहाँ पर एक कोएंजाइम A यहाँ पे कंज्यूम होता है, दिस वन। साथ ही यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। ये वर्ड जो लिख रहा है एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजनेस का मतलब डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी, यानी एक NAD से एक NADH2 का निर्माण होगा। जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A बना है ये 4 कार्बन एटम का कंपाउंड होता है। ये फर्दर 5th स्टेप में सक्सिनेट में चेंज होता है। इस स्टेप के दौरान एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे इस स्टेप के अंदर कंज्यूम होगा और उसकी वजह से GTP में चेंज हो जाएगा। ये हाई एनर्जेटिक कंपाउंड होता है। यहाँ पर अगर प्लांट हो तो डायरेक्ट ATP बनेगा ADP से। यहाँ जो एंजाइम की ज़रूरत होती है सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसलिए सिंथेटेज लिखा है, यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए सिंथेज है। यहाँ जो सक्सिनेट बना है इसमें फर्दर आगे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी है जिसकी वजह से FADH2 में कन्वर्ट होता है। जो एंजाइम यहाँ पाया जा रहा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये मार्कर एंजाइम है और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये पाया जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन के बाद में जो फ्यूमरेट बनता है, फ्यूमरेट फिर मैलेट में चेंज हो जाता है फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और मैलेट फिर आगे मैलेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की वजह से ऑक्जेलो एसिटेट बनाता है। यहाँ पर फिर एक NADH का रिडक्शन होगा और हमें NADH2 मिलेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 हमें NADH2 मिलते हैं, 1 हमें FADH2 मिलता है और साथ में हमें GTP मिलेगा इन एनिमल्स और ATP मिलेगा 1 इन प्लांट्स, 1 GTP in animals and 1 ATP in plant. So this is all about Krebs cycle. हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे. दिस वीडियो लेक्चर इज ओवर, सो थैंक यू वेरी मच.